चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले क्या कहानी कर चुके हैं E1 की। E1 के अंदर, सॉरी E1 नहीं कर चुके, इससे पहले E2 कर चुके हैं। E2 के अंदर एक बेस रिक्वायर्ड था और E2 एलिमिनेशन है। वन स्टेप का प्रोसेस है। पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट चाहिए। रेट जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट और बेस पे डिपेंड करता है, बायोमोलिक्यूलर होती है। ये सारी कहानी हम लोग कर चुके हैं। इसका हम लोग मैकेनिज्म भी कर चुके हैं। इसका हम लोग एनर्जी प्रोफाइल भी बना चुके हैं। ठीक है। तो अभी E1 के अंदर हम लोगों ने आगे कहानी कर दी है। और E2 के अंदर अगर मैं कोई भी रिएक्शन आपको बताऊं जो हमने करी है बेसिकली, तो अगर मैं कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बना लूं तो मेरे पास दो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, अल्फा बीटा 1 और बीटा 2। ये ठीक है। तो अभी देखता रहे बस। अल्फा बीटा 1 और बीटा 2। बीटा 1 से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा से हेलोजन जाएगा और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो दो एल्कीन अब मैं डायरेक्ट बना देता हूँ क्योंकि मैं अभी E2 की बात कर रहा हूँ बेटा। एक बार इस तरफ एक बार। हाँ, प्रोडक्ट के नाम बताए थे, एक क्या था सेटजेफ और एक क्या था हेड्स ऑफ। अब हेड्स ऑफ नहीं था काका, एक सेटजेफ था और एक हॉफमैन था। माइनर वाला हॉफमैन था और ये मेजर क्यों था, ये माइनर क्यों था। ये फंडा क्लियर है ना, मेजर क्यों था माइनर क्यों था। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। और सेटजेफ ने क्या कहा था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। अब जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं जिसको हमने माइनर प्रोडक्ट बोला। हॉफमैन वाले को हमने क्या बोला, माइनर बोला हमने। हॉफमैन वाले को बोला माइनर। ठीक है। तो ये जो माइनर वाले को हमने कहानी करी है, ये माइनर वाला हर बार माइनर नहीं होता। तो अब टॉपिक ये है कि वो क्या कंडीशंस हैं जिसपे हॉफमैन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है बेटा। कंडीशंस व्हेन हॉफमैन प्रोडक्ट इज बेटा जी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। तो तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन की बात करते हैं कि बेस बल्की होना चाहिए। अब सर बल्की बेस क्या होता है, बल्की बेस लाइक टर्ट ब्यूटॉक्साइड। ठीक है। टी BuO-, दिस इज क्या बेटा जी, टर्ट ब्यूटॉक्साइड। TBuO- इज योर टर्ट ब्यूटॉक्साइड। इसका फोटो अगर बनाऊं मैं तो वो यार कुछ इस तरीके से बनेगा। लग रहा है बड़ा भारी मोटा। सब तरह से बराबर। हाँ सब तरह से। ये क्लोरीन लगा देते हैं हमें। ठीक है। अब देख, ये है तेरे पास अल्फा और ये है तेरे पास बीटा। अच्छा, यहाँ बीटा 1 और बीटा 2, दो बीटा है। अब मुझे एक बात बता, मेरे को एक तो बीटा 2 से हाइड्रोजन चाहिए और एक बीटा 1 से हाइड्रोजन चाहिए और दो प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे और O का माइनस खींच लाएगा, है ना। तो O का माइनस जो है वो कौन से हाइड्रोजन के पास में जल्दी पहुंचेगा। अब क्योंकि ये बल्कि है, मोटा है, भारी है, तो धीरे धीरे जाएगा। आलसी है, जो पहले दिखेगा उसके पास जाएगा। और पहले दिखेगा मतलब ये नहीं है कि ये दिख रहा है पहले तो इसके, कहने का मतलब है जहां से आसानी से H+ निकल आएगा वहां पे ये ले जाएगा। बीटा 2 से मुश्किल से क्यों जाएगा, क्योंकि बीटा 2 घिरा हुआ है। क्लोरीन ने तो निकलना है, देख क्लोरीन, हाँ स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा है बीटा 2 वाले हाइड्रोजन पे। स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा है जिस वजह से वो बीटा 1 से इजीली हाइड्रोजन को निकाल लाएगा। ये फंडा क्लियर हो गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है। तो ये बेस इसको ले गया होगा और यहाँ पे क्या बनेगा, CH CH2। ये प्रोडक्ट कैसा होगा,
मेजर, इस बार मेजर होगा। तो ये प्रोडक्ट का नाम क्या था? लेस स्टेरिकली हिंडेड वाले का हॉफमैन प्रोडक्ट। और इस बार ZZ क्या हो जाएगा? माइनर। तो हॉफमैन वाला कब मेजर होगा? जब बेस आपका क्या होगा? बल्कि, और बल्कि बेस में बहुत फेमस बेस ये है आपका टर्ड ब्यूट ऑक्साइड, आपको देखने मिलेगा। गॉट इट? चलो आगे बढ़ जाए। नोट तो नहीं करना। मैं साथ ही साथ सेंड कर दूंगा, ठीक है? समझ में तो आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि लीविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए। मतलब कि अगर फ्लोरीन लगाए, NR3 पॉजिटिव लगाए या SR2 पॉजिटिव लगाए, तो ये बेटा पुअर लिविंग ग्रुप है, ये जाना नहीं चाहते वहां से। ठीक है, तो मैं एक बार फ्लोरीन का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि फ्लोरीन काफी ज्यादा कॉमन होता है। ये ठीक है। अब इसके अंदर एल्कोहलिक KOH डाला है, ठीक है, और हाइड्रोजन ये डाला है, ठीक है। अब एल्कोहलिक KOH में जो OH माइनस है ये ले जाएगा। अब ये तो OH माइनस ले जाएगा, ये तो बेस है, ये तो ले जाएगा। OH माइनस ले जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे के और फ्लोरीन को निकालेगा, यही कहानी आप सोच रहे हो अभी। पर फ्लोरीन क्या है बेटा दी, यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप है। अब फ्लोरीन जाना नहीं चाहता है, फ्लोरीन यहाँ से जाना इजिली नहीं चाहता है। अगर फ्लोरीन यहाँ से निकलना ही नहीं चाहता है तो क्या बेस H+ नहीं लेगा? बेस तो H+ लेके ही जाएगा, बेस का तो काम है H+ लेना, पर पीछे क्या बच जाएगा ये नहीं। पीछे आपका बच जाएगा माइनस, ये ठीक है। तो ये मतलब एक्सेप्शन टाइप हो गया कि इसमें हटता नहीं है। नहीं सुनो तो सही, एक तो या तो ये यहां से ले जाएगा है ना, ये अल्फा हो गया, बीटा बीटा टू वाला और ये हो गया β1 और β2 है ना। अब इसके अंदर β1 से भेज दें हम, तो यहाँ माइनस बचेगा। अब ये किसका फॉर्मेशन हो गया? कार्बन आयन का। तो ये कितने डिग्री का कार्बन आयन है? समझ में आ रहा है ना, कार्बन आयन कैसे डिग्री, जिस कार्बन पे माइनस है, माइनस उसके साथ हाँ उस कार्बन को कितने कार्बन ने सराउंड कर रखा है। ये हो गया 1 डिग्री का कार्बन आयन, ये ठीक है ना। अब ये याद है कहानी GOC के अंदर हमने पढ़ा था कि कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? ज्यादा वाला ज्यादा स्टेबल, वो तो कार्बोकटायन में होता है बेटा, ये रट्टे मार रखे हैं। कम वाला ज्यादा होता है। हाँ क्यों होता है? देखो ऐसा है कि ऐसा होता है कि जब भी चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो CH3 इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ये तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे बोलो यार। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा दो साइड से, तो यहाँ भी चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड कहाँ पे ज्यादा बढ़ गया है? सबसे पहले केस में, इसलिए सबसे कम स्टेबल ये हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बन आयन से, एज कंपेयर टू 3 डिग्री कार्बन। ये फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बोलो यार, है ना। ठीक है, अब ये कहानी हो गई इस तरीके से, है ना। तो ऊपर और नीचे यहाँ जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है बता? नीचे वाला।
नीचे वाला 1 डिग्री कार्बन आयन है, 1 डिग्री कार्बन आयन मोर स्टेबल है। अब एक बात बता, मोर स्टेबल से जो प्रोडक्ट बनेगा वही मेजर होगा। और कार्बन आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन के बीच में बनते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट उनको कहते हैं। फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं होता, नहीं होता। इसका मतलब प्रोडक्ट बनेगा, चाहे फ्लोरीन निकलना नहीं चाहता, दबाव में निकलना पड़ेगा। दबाव में निकलना पड़ेगा तो जो मोर स्टेबल है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी ज्यादा अमाउंट में बनेगा। होगी तो कहानी वही कि नेगेटिव इधर आएगा और ये निकल जाएगा, होगी तो कहानी यही। और ये इसका जो कुछ ये प्रोसेस है ये भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट अगर रिजल्ट याद कर लेंगे चल जाएगा। हम्म इसका जो स्टेप्स थे ये भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट ही कर लिया। ये स्टेप्स आपको पता अगर नहीं होंगे तो आप इसको याद भी नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा है हम लोगों ने अपना आंसर जब फ्लोरीन लगा हुआ था। ये फंडा क्लियर हो रहा है? ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? हॉफमैन वाला, और हॉफमैन वाला ये है, और सेटजेफ वाला ये है। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलिए आप? दूसरी कहानी क्लियर हो गई। चल इसी में ही अब तेरे को यूं है कि ये स्टेप करूंगा कि नहीं करूंगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन कभी मैकेनिज्म में से करने को आएगा नहीं तुम्हें, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें हॉफमैन ज्यादा बनेगा और इसमें जो है वो सेटजेफ ज्यादा बनेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देख। फॉर सपोज, अब पहचान करियो, सिर्फ पहचान करने का गेम है केमिस्ट्री। ये मैंने यहाँ चल मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या डलेगा? KOH अल्कोहलिक, ठीक है। अल्फा, बीटा 1, बीटा 2, ये ठीक है। अब देखो, ऐसा है कि कहानी तो या तो बीटा 1 से होगी या बीटा 2 से होगी। और क्योंकि एलिमिनेशन है, कैसे पता लगा एलिमिनेशन है? क्योंकि एरो पे क्या लिखा हुआ है? KOH अल्कोहलिक। KOH अल्कोहलिक बेस है तो एलिमिनेशन ही करवाएगा। अब एलिमिनेशन या तो बीटा 2 करवाएगा या बीटा 1 करवाएगा। और ये लीविंग ग्रुप समझ में आ रहा है कि यही लीविंग ग्रुप होगा, चाहे हमने देखा नहीं है पर हमें ये समझ में आ रहा है एलिमिनेशन है तो यही लीविंग ग्रुप होगा। अब हमने थोड़ा सा देखा है इसको, हमने यहाँ देखा है एन पे प्लस R3, सर आपने बताया था पुअर लिविंग ग्रुप होता है, आर की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। फंडा क्लियर है? अरे बोल यार। तो अब तेरे को क्या समझ में आ रहा है? एलिमिनेशन भी हो रही है पर साथ ही साथ में पुअर लिविंग ग्रुप भी है। तो पुअर लिविंग ग्रुप के साथ अगर एलिमिनेशन होगी तो हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं खाली मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बना देता हूँ, या चलो लिख देते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और सेटजेफ वाला आप लोगों का क्या होगा बेटा? माइनर। इजी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब पहचान लिया? ये तो बस इसमें डबल बॉन्ड या आगे पीछे करके वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स में तो कोई भी नहीं आता। हाँ नहीं नहीं, कोई ऐसे कुछ नहीं, ठीक है ना? ये कहानी तेरे को क्लियर हो गई है ना? ठीक है, ठीक है भाई, ओके है। एक कहानी और कर लेते हैं साथ ही साथ, तीसरा रूल। देख, दो रूल हो गए थे हमारे, है ना? एक तो बल्कि बेस और एक पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए तो हाफमैन प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तीसरा है, तीसरा रूल की तरह नहीं करते हैं, तीसरे का मैं पहले बता देता हूँ और फिर उसे रूल बना देंगे। क्योंकि पहले रूल बता दिया तो रट्टा लग जाएगा, रट्टा लग गया तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, ये कोई ऐसा आइटम दिया हुआ है और तेरे को ये पता है कि हमने डालना है KOH अल्कोहलिक। तो KOH अल्कोहलिक डालते ही रिएक्शन हो कैसी रही है? कैसी हो रही है? एलिमिनेशन। तो ये जो है वो अल्फा है, ये जो है वो बीटा है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2।
पर सर इनकेस अगर बीटा वन और बीटा टू का मतलब केमिकल वो सराउंडिंग सेम होती है, केमिकल का सराउंडिंग अगर सेम होती है तो एक ही प्रोडक्ट बनता एक है, ही पर बनता है। इसमें देख के बता सेम है अलग है? इसमें तो अलग अलग है, तो दो प्रोडक्ट एक बार बना दूं? क्या करूं, बीटा वन से क्या निकालूं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और फिर वहां से पहले क्लोरीन भी हट जाएगा, वहां से क्लोरीन हट गया और ये डबल बॉन्ड आ डबल गया। बॉन्ड आ गया। ये समझ में आ गया ना? यस। चल अब तो मुझे ये बताइए दूसरा वाला क्या बनेगा, या मैं बना देता हूँ दूसरे वाला भी। जाएगा सर, दूसरा वाला भी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये ठीक है। यस। अब कहानी यूं है कि सेटजेफ कौन सा है और हॉफमैन कौन सा था? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, सेटजेफ ने कहा था। तो सेटजेफ आपका हो गया नीचे वाला एक, ये दो ग्रुप और ये तीन ग्रुप सराउंड कर रहे हैं। दिख गए, एक थोड़ा छुप गया पर दिख गया। और ये वाले डबल बॉन्ड को एक ये कार्बन और एक ये कार्बन सराउंड कर रहा है। तो जो सर तो उसको दो सराउंड कर रहे हैं उसको काउंट नहीं करेंगे, जो आगे दो खंड डायरेक्टली अटैच देखते हैं ना, डबल बॉन्डेड कार्बन ये को, ये डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, ये डायरेक्टली अटैच थोड़ी है। तो फिर सर वो नीचे वाला गिरेंगे ना। इसमें नहीं, ये डबल बॉन्डेड इसमें ये था, डबल बॉन्डेड ये था, तो दोनों सराउंड करेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला सेटजेफ हो गया। हाँ, ऊपर वाला। और ऊपर वाला हॉफमैन हो गया। फंडा क्लियर है? Yes. अब ऐसा है कि ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब दो डबल बॉन्ड है और ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है, तो ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड के अंदर केस जो बनता है वो रेजोनेंस का बनता है, Yes. ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रही है तेरे को? Yes. रेजोनेंस। तो ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, नीचे वाला हाइपर कॉन्जुगेशन वाला स्टेबलाइज था। ज्यादा डोमिनेंट कौन सा इफेक्ट होता है? रेजोनेंस। जिस वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आने की वजह से हॉफमैन प्रोडक्ट क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस ये प्रोडक्ट कैसा हो गया बेटा? मेजर। ये कहानी क्लियर है कि नहीं, पहले ये बता दे। पक्का? पर सर ये पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो चीजें इतनी सारी क्लिक कैसे करेंगी एक बार में? ये कर जाएंगी विद प्रैक्टिस, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं करवाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना अभी बीच में, अब जब ऑफलाइन क्लास नहीं है कई दिन पे तो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 3-4 दिन। पेपर भी है। ये आ रहा है ना चैप्टर, तो करते हैं क्लास के बाद एक बार इसको पूरा करें, ठीक है। ये मेजर है और ये नीचे वाला माइनर है। और अगर रूल बनाना है मैंने, तो रूल मैं ऐसे बना देता हूँ, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट, इफ डबल बॉन्ड is present at gamma position, ठीक है। इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट गामा पोजीशन, ये गामा, ये वाई मतलब देख इधर देख, अल्फा बीटा गामा मैं ऐसे बना दिया यार, कुछ भी बना दिया, वो गामा में अलग से कोई बात नहीं, इसे छोड़िए, ठीक है। गॉट इट? चलो जी, ऑफ मैन हो गया आपका। अब कहानी चलती है E1 की तरफ। आप करते हैं एक बार। E2 हो चुका है अब हमारा पूरा, ठीक है। हमारा टॉपिक बीटा एलिमिनेशन चालू चालू है अभी। बीटा एलिमिनेशन में पहला मैकेनिज्म E2 किया था आपने। E2 के बाद हमने ये किया कि हॉफमैन किस किस में मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब तीसरा बीटा एलिमिनेशन में कहानी चल रही है, और कहानी E1 मैकेनिज्म की चल रही है। ये स्कूल में नहीं है ना सिलेबस? हाँ, ये वाला जो है, ये वाला हमारे स्कूल में CBSE के पेपर में ना तो E2 का मैकेनिज्म है ना E1 का मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म नहीं है, केवल और केवल रिएक्शन है। हाँ, वो आपने कहा था और कि रिएक्शन भी जो लास्ट क्लास में हुई थी दो स्टार्टिंग की, बस वही देखने को मिल सकती हैं। ये सारा तो हम एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये है ही, फिर उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो E1 मैकेनिज्म के अंदर जो है, सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ सोच के कि ये पॉइंट्स पहले आपने कहाँ पे देखे हैं, कि यूनिमोलिक्यूलर है, जो रेट है वो केवल और केवल रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। और
ये जो है वो आपकी 2 स्टेप है। अच्छा, इसकी पावर 1 है, देयरफॉर ऑर्डर आपका 1 हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक यूज होता है। पहले कभी ऐसी कंडीशंस करी है कहीं? कहाँ करी है? तो SN1 में करी है, राइट। ये सारी कंडीशंस अब तक की किसकी तरह है? सेम एज SN1 की तरह है। तो सर फिर एलिमिनेशन कैसे पता लगेगी? एक ही बस फैक्टर लगे, हाई टेम्परेचर होगा। बेस इसमें पुअर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस का कुछ नहीं है, बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है। पर एक फैक्टर जो E1 को E1 बनाता है वो है हाई टेम्परेचर। अगर आपका हाई टेम्परेचर नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। अगर आपका हाई टेम्परेचर गिवन है तो आपकी एलिमिनेशन हो जाएगी। गॉट इट? सब्स्टिट्यूशन के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि जितने बॉन्ड पहले होते हैं उतने बॉन्ड बाद में होते हैं बनने के। एलिमिनेशन में टेम्परेचर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए टेम्परेचर जो है वो एलिमिनेशन में आपको देखने मिलता है। ये फंडा क्लियर है? अब मैं रिएक्शन अगर बताऊं आपको करके, तो इसके अंदर सर जो इसका हाई टेम्परेचर है ये एक्सटर्नली हाई करते हैं या रिएक्शन से मतलब लिखा होगा, तेरे को एरो पे लिखा होगा। ठीक है, मतलब जैसे ये है ना मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये कहानी है, ठीक है। अब इसमें जो है वो, एक सेकेंड गड़बड़ कर दी हमने, CL लगा देते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसमें मैं बोला वाटर डाल के हीट कर दे। अब ये ट्राइंगल का साइन होता है हाई टेम्परेचर का, ये बात तो मालूम है। अगर ये नहीं होता, नहीं होता अगर ये, तो सब्स्टिट्यूशन होती SN1। पर अगर ये है और ये 3 डिग्री हेलाइड है और बेस देख रहा है, बेस भी है, कहीं सुना तो एनी वाटर एज अ बेस, अब तक दिखाया नहीं ना, तो ये पुअर बेस है। समझ गया? कहानी वही होगी यार, कहानी में कुछ ऐसा नहीं है, ट्विस्ट नहीं है। ये अल्फा है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, ये बीटा 3 है। बीटा 1, अलग है, बीटा 2 और बीटा 3 बिल्कुल सेम है, और बीटा 1 अलग है। इसका मतलब बीटा 2 वाला हाइड्रोजन सेम प्रोडक्ट देगा और बीटा 1 वाला अलग देगा, है ना? तो एक बार दोनों बना ले, बीटा एलिमिनेशन ही तो चल रही है, और क्या दिक्कत है? ये ठीक है। नीचे वाला CH3 गया पूरा जो नीचे वाला CH3 मैंने यहाँ बना दिया, Cl को भगा दिया, है ना? अब तो कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? बाकी पब्लिक भी जो बाद में देखेगी, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें ये वाला सेट जेफ है, यही मेजर है। नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है, इसमें कुछ वो हॉफमैन वाली कंडीशन बताई थी ना 3, वो कुछ भी नहीं लग रही। इसमें और ये हॉफमैन वाला ये क्या हो जाएगा? माइनर। ये नॉर्मल है, जो हमने ट्रिक सीखी है पहले, ठीक है, तरीका सीखा है पहले। गॉट इट? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं, चलो। आगे हमें देखना है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कितने स्टेप का बताया मैंने? 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, बिल्कुल जैसे SN1 में होता है ना, सेम टू सेम है यार। वहां पे क्या होता है? पहले, पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, RDS बुलाते हैं उसे। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जानना जरूरी किस लिए? क्योंकि कार्बोकैटायन में क्या होती है? रीअरेंजमेंट। फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया? कार्बोकैटायन। इस केस में इन्वर्जन तो नहीं होता ना? इन्वर्जन तो नहीं होता ना? नहीं, ठीक है, रीअरेंजमेंट का भी केस नहीं है ये पॉसिबल, क्योंकि बनने वाला कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, उससे ज्यादा स्टेबल हो नहीं सकता। ठीक है, तो कार्बोकैटायन अगर स्टेबल नहीं होता तो रीअरेंजमेंट का केस हो सकता था, पर यहाँ नहीं बनता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, आप ध्यान से देखना। ये अल्फा था, ये बीटा, और ये बीटा है ना।
अब क्योंकि यहाँ पे एरो पे हीट हो रखा है, तो H2O यहाँ पे बेस का काम करेगा, और बेस यहाँ से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके माइनस आएगा, और ये प्लस और वो वाला माइनस मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। समझे कि नहीं समझे? और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये सोनो, ठीक है, प्लस ये कुछ इस तरीके से बनेगा। गॉट इट? ठीक है ना दोस्त, बात समझ में आई? और मेजर और माइनर जो हैं, ये CH3 यहाँ पे, ये सी है खाली, है ना, ऊपर वाला माइनर है, नीचे वाला मेजर है। इसकी एनर्जी प्रोफाइल बना ले, ये मैकेनिज्म ओवर हो गया। E1 और SN1 में क्या चीज लगे, केवल और केवल ये हीटिंग का प्रोसेस, और हीटिंग का प्रोसेस होता भी फास्ट है, ठीक है। इस डेल्टा को ऊपर बना लेना एरो के, और ये होता भी कैसा है, फास्ट प्रोसेस होता है, इसलिए रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे। सेकंड स्टेप का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये क्लियर है? एनर्जी प्रोफाइल देख ले फिर इसका, माय गॉड, देखो एनर्जी प्रोफाइल देख, एनर्जी प्रोफाइल पहले बनवाया ना सब्स्टिट्यूशन में, वैसा वैसा ही कुछ एनर्जी प्रोफाइल इसका भी आएगा। इसके एनर्जी प्रोफाइल में क्या कहानी होगी, इसके एनर्जी प्रोफाइल में क्या कहानी होगी कि ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सुन तो सही, सबसे पहले तो ध्यान से सुनियो कि ये Cl का बॉन्ड टूटना चाहता है, ये क्लोरीन का बॉन्ड टूटना चाहता है। अगर ये क्लोरीन का बॉन्ड टूटना चाहता है तो ये ऊपर इस तरीके से खम पाएगा, अनस्टेबल हो गया। फिर तेरा यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होगा, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन स्टेबल हुआ। फिर तेरा H2 अटैक करना चाहता है, तो H2 यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ अटैक करेगा, और ये कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। अब तुझे अगर ध्यान से याद होगा तो प्रोडक्ट एक नहीं, प्रोडक्ट दो बन रहे हैं, और स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, कार्बोकटायन से दो बनने स्टार्ट हुए हैं। तो नीचे वाला प्रोडक्ट मेजर है बे, मेजर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल वाले की एनर्जी कम होती है। अगर मैं प्रोडक्ट ही बनाना चाहूँ तो ये वाला ये बनेगा, और ये थोड़ा उल्टा बना दिया मैंने, और ये वाला ये बनेगा माइनर वाला। गॉट इट? यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन हो रही है, ये कुछ इस तरीके से दो दिखेंगे विद रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। गॉट इट? सिंपल ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एनर्जी प्रोफाइल है ना, पहचानने को आ जाती है, चार ऑप्शन बने आ जाते हैं, उन चारों ऑप्शन में टिक करना होता है। हाँ इजी है, बस एक बार अगर सोच में मैकेनिज्म नहीं दिखाता, अब ये सिलेबस में तो है नहीं, फिर तेरे को ये कैसे पता लगता है दो लाइनें आएंगी, तो कुछ चीजें हम इसीलिए कर रहे हैं, राइट। अब जैसे देखो इसमें एक और बात लिखी हुई है, सोलवेंट कैसा यूज होगा, पोलर प्रोटिक। क्यों पोलर प्रोटिक यूज होगा, क्योंकि मैकेनिज्म में पता लगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है, कार्बोकटायन फॉर्म जब होगा तो ये Cl निकलेगा, Cl माइनस। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको और इसको क्या करेगा, सोलवेट करके स्टेबल करेगा, इसलिए रिएक्शन को पोलर प्रोटिक चाहिए। गॉट इट? तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अब दो चीजें हो गई, जो भी तेरा बेस होगा वो कहीं ना कहीं वो पोलर प्रोटिक होगा, या उसमें सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होगा। तो सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, हेलो एल्केन तेरा कहीं ना कहीं 3 डिग्री का है, ताकि तेरी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन को वो स्टेबल करे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा जरूरी बात, आपका टेम्परेचर वहां पे है। इवन टेम्परेचर की अगर मैं बात लिखूं तो टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए, रिकमेंडेड है। ज्यादातर आपको डेल्टा का साइन वहां पे देखने मिलता है।
आ गई बात समझ में? आ गई? E1 गॉट इट? डन। तो E1 की कहानी हो गई पूरी, बस इतनी आपने समझनी थी। E1 की कहानी सारी हो चुकी है टोटली पूरी। ये सब बाद में आएगा जब हम कंपैरिजन करेंगे, एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, नेक्स्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे हम ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक E1CV बेटा जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, एक मैकेनिज्म और देखना है आपने। उस मैकेनिज्म का नाम है E1CV। E1 का मतलब है एलिमिनेशन, 1 का मतलब यूनिक मॉलिक्यूलर, और ये है कॉन्जुगेट बेस। क्या है बेटा? सीबी क्या है? कॉन्जुगेट बेस। मैं कॉन्जुगेट बेस का मतलब समझा देता हूँ। एच एसिड है, एसिड अगर H प्लस लूज करता था तो साथ में क्या निकालता था? A माइनस। तो एसिड जब H प्लस लूज कर देगा और बची हुई स्पीशी क्या होगी उसकी? कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। पहले भी हुआ है आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने देखा है। गॉट इट? चलो, तो अब ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा कहीं ना कहीं। तो पहले मैं इसकी कंडीशंस बता देता हूँ 4। ये होंगी तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तुझे सिर्फ पहचान करनी है रिएक्शन देख के कि ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से गई है। तो वहां पे जो की फैक्टर्स हैं, देखिए ये अभी बीटा एलिमिनेशन चल रहा है। बीटा एलिमिनेशन में पहले आपको E2 कराई, फिर आपको E1 कराई, अब तीसरी आपको E1CV करा रहा हूँ। सिर्फ बीटा एलिमिनेशन होनी है, पर अब वो टाइप उसका जो है वो कंजुगेट बेस वाला होगा। पहचान कैसे मैं करूंगा कि कंजुगेट बेस वाला हो गया? उसके लिए 4 की पॉइंट्स हैं अपने पास। एक तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस का तो फॉर सपोज आपको नहीं भी पता लगता तो कोई बात नहीं, इसमें भी हाई टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें जो की पॉइंट है जिसके बेस पे आप पकड़ोगे, लीविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए। लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? बैड होना चाहिए, पुअर होना चाहिए। एक और की पॉइंट है इसमें जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, कि लीविंग ग्रुप जब पुअर होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन आयन का होता है। कार्बन आयन जो स्टेबलाइज्ड होगा, हाईली स्टेबलाइज्ड होगा, स्टेबलाइज्ड में गलत लिख गया, कार्बन आयन विल बी हाईली स्टेबलाइज्ड। या तो वो रेजोनेंस से हाईली स्टेबलाइज्ड होगा बाय रेजोनेंस, और बाय हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, डन, बन गई बात। चलो बढ़ जाए आगे। ठीक है, तो ये था आपका E1CV। स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लीविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए, कार्बन एंड हाईली स्टेबलाइज्ड होगा। और हाईली स्टेबलाइज्ड कैसे होगा? बाय रेजोनेंस से होगा, या फिर बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से होगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं एक बार। कौन कौन सी रिएक्शन E1CV होती है, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आया ये बेंजीन, बेंजीन पे लगाया CH2CH2F, ये है बीटा एलिमिनेशन ही, ठीक है ना। मैंने इसमें डाल दिया KOH एल्कोहलिक डाल दिया, या फिर ऐसा लगा लो बेस और यूज करवा देते हैं, C2H5O पे माइनस यूज कर लिया हमने, चलो कोई नहीं, ये यूज कर लिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये बेस ही होता है, आपने लिखा है। हाँ लिखवा है थे, बेस है ये, है ना, बेस का काम करता है। अब सुन ध्यान से, लीविंग ग्रुप कैसा है? पुअर है। तो तेरे को ये पता है कि बीटा से हाइड्रोजन जो जाएगा वो H+ बन के तो निकल जाएगा, पीछे क्या आएगा? माइनस। अब ये माइनस को स्टेबलाइजेशन देख कितनी भयंकर मिल रही है। ये की पॉइंट समझ में आया? लीविंग ग्रुप पुअर था तो नेगेटिव को स्टेबलाइजेशन बहुत तगड़ी मिल रही है, जबरदस्त मिल रही है। तो ये जो मैकेनिज्म हुआ है, यानी कि ये जो कंजुगेट बेस बना है भाई, इस बीटा ने क्या लूज किया? H+, तो ये एसिड हो गया। अब ये कंजुगेट बेस हो गया इसका, तो कंजुगेट बेस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यार ये तो कमाल ही हो रहा है, बोलना। अब फ्लोरीन को तो, भले फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, पर निकालेंगे तो सही, जाना तो है ही भाई। अब इंटरमीडिएट है, बीच में है, तो जाएगा तो है ही। अब ये नेगेटिव चार्ज से क्या बनेगा? बॉन्ड,
और ये आउट। तो ये कहानी बन गई बात क्या? ये तो सेम सा ही है जैसे पहले करे थे, मतलब इसमें कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं, कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, पर पहचान करनी है, इवन सीधी है। कैसे पहचान हुई? पुअर लिविंग ग्रुप के साथ कार्बन आयन को कैसी स्टेबलाइजेशन मिल रही है? रेजोनेंस। एक और देखते हैं, एक और अपने 12th में ही रिएक्शन है एक, एल्डोल कंडेंसेशन। उसमें एक पार्ट आता है लास्ट में कंडेंसेशन वाला, अभी हुआ नहीं है, वो एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट है, ठीक है। तो फॉर सपोज ये है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम एरो पे बेस डालेंगे। तो मैंने डाला एल्कोहलिक KOH। मैंने क्या डाला? एल्कोहलिक KOH। ठीक है, अब देख, ये यहाँ पे इस तरीके से है ना, एल्कोहलिक KOH है, ठीक है। अब ऐसा है कि मेरे को समझ नहीं आ रही क्या करूं, फॉर सपोज, ठीक है। तो मेरे को ये तो दिख गया कि एरो पे क्या है, एल्कोहलिक KOH बेस है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ पे चल फॉर सपोज डेल्टा भी बना हुआ है। तो तेरे को एल्कोहलिक बेस देख के ही वैसे समझ में आ गई एलिमिनेशन है, पर डेल्टा देख के तो कंफर्मेशन हो गया ये डेल्टा होगा। ऊपर वाले में भी डेल्टा होगा ना? ऊपर वाले में भी होगा डेल्टा, पर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है। ऊपर वाले की ये तो, यहाँ तो नीचे वाले में तो तेरे को बना डेफिनेटली आएगा, ठीक है, डेल्टा है, हाई टेम्परेचर डेल्टा है, ठीक है। पर ये डेल्टा को दिल पे ज्यादा ना लगा, ठीक है, मतलब ये मान ले कि ये बेस है, राइट? ये तो पता ही है हमें। Yes. और OH तूने कभी लिविंग ग्रुप सुना नहीं है अभी तक, मतलब तो पुअर होगा, मतलब पुअर। और तो कुछ होगा नहीं भाई, एलिमिनेशन होगी तो लिविंग ग्रुप कोई तो जाएगा। अब डबल बॉन्ड हो तो जाएगा नहीं, डबल बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, सिंगल वाला ही जाएगा, सिंगल वाला कोई ग्रुप OH लगा हुआ है, इसे तुझे भेजना है। तो एक काम करना, इसके कार्बन को अल्फा मार्क कर ले, दो बीटा मार्क कर ले। अब तेरे पास बीटा की दो पोजीशन आ गई, बीटा 1 और बीटा 2। अब तू ये सोच कि अगर लिविंग ग्रुप पुअर है तो कार्बन आयन बनेगा। कार्बन आयन स्टेबल कौन सा वाला बनेगा, बीटा 1 वाला कि बीटा 2 वाला? फॉर सपोज बीटा 1 पे कार्बन आयन ये बना, ठीक है, और बीटा 2 पे कार्बन आयन ये बना। मेरे को केवल मेजर बनाना है इसमें, मैं माइनर वाला काट ही दूंगा। तो बता कार्बन आयन को स्टेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा मिल रही, कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है? मुझे तो यहाँ रेजोनेंस दिख गई, ये सर वही वाला है। ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये वाला तो है नहीं कुछ। इसका मतलब मैं यही वाला इससे काम करूंगा। और मेरे को पता है अब लास्ट में हीटिंग करने पर नेगेटिव इधर जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये कुछ हमको ऐसे कहानी दिखने को मिली। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो यार। तो कॉन्जुगेट बेस की पहचान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद एक और मैकेनिज्म देखो। ये मैकेनिज्म है बेटा EI, ठीक है। इसका नाम है एलिमिनेशन इंट्रामोलिक्यूलर। क्या नाम बेटा? एलिमिनेशन इंट्रामोलिक्यूलर। मतलब इसके अंदर है ना, अंदर ही अंदर काम हो जाएगा, अंदर ही अंदर कहानी हो ये जाएगी। भी वन स्टेप होगा। ये स्टेप्स टू छोड़, ये E1 E1 EI है ये, ये 1 नहीं कहते इसको, EI कह लेते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर। ये भी बीटा एलिमिनेशन है तो एलिमिनेशन है, तो एलिमिनेशन में ही। अब देख ध्यान से सुन, मेरी बात सुन, इसमें क्या है कि इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल आएगा। और फॉर सपोज मेरे पास ही आया, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड बना लेता हूँ, ठीक है। ये 3 डिग्री का अमीन ऑक्साइड है, ठीक है जी। मेरे को कैसे पता कि ये एलिमिनेशन होगी जी? कुछ नहीं किया, मतलब एरो पे कुछ था ही नहीं, कोई नहीं था एरो पे, सिर्फ डेल्टा था। हीट कर दिया, हीट करते ही तुझे क्या समझ में आती है, एलिमिनेशन होगी। अब एरो पे भी कुछ नहीं है, बेस भी कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल को ध्यान से देख, विद इन मॉलिक्यूल विद इन मॉलिक्यूल कुछ ऐसा प्रेजेंट है। नेगेटिव वाला साइन ऊपर जाएगा। ये अल्फा, ये बीटा। अब तो बीटा भी एक ही है, बीटा से हाइड्रोजन, निकलेगा और निकालेगा कौन? ओपन नेगेटिव। O का नेगेटिव। और ये H के बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी यहाँ दे दी,
और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे चली गई, इसका पॉजिटिव भी हट जाएगा इसी बहाने। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कहाँ स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ठहरा नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज तो नहीं जाएगा। अब क्या कहानी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, ये कुछ ऐसी बनेगी और ये कुछ ऐसी बनेगी। ये ठीक है बेटा, देखिए सॉल्व। दो प्रोडक्ट्स बने मेजर माइनर या एक ही item? नहीं नहीं, मेजर माइनर क्यों बनेगा, एल्कीन को देख खाली, वो तो साइड प्रोडक्ट हो गया, Side- केवल यही एल्कीन बनेगा, दो बनी, दो एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं थी यहाँ पे, बीटा एक ही बीटा। यहाँ तो ये समझ में आ रही है कि अंदर ही कोई ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट था जिसने बेस का काम किया, ओके माइनस, ठीक है। अब देख, जैसे एक रिएक्शन ये हो गई 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड से, एक रिएक्शन और बता देता हूँ, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। देख, पायरोलिसिस का मतलब होता है हीटिंग की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक करना, ठीक है। ठीक है। पायरोलिसिस का अर्थ है बॉन्ड ब्रेकिंग विद हीटिंग, ठीक है। तो मैं इसको एक बार बना देता हूँ पहले, फिर एक बार कर लेते हैं इसको डिस्कस। देखिए कुछ ऐसे दिया हुआ है, और एरो पे केवल हीट था। मुझे ये तो समझ में आ गया एलिमिनेशन करना था, और मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरे मन को ये भी पता है ये लिविंग ग्रुप है, पता चल जाता है। ये पता लग रहा है ना देख के, ये- लिविंग ग्रुप है, सही है, सभी को पता लगना चाहिए ये बात, ये लिविंग ग्रुप है। अब सुन मेरी बात, थोड़ी ऑर्गेनिक को समझते हैं। ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा था, ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ऑब्वियस सा है, बिल्कुल ही फंडा ऑब्वियस है, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, छोड़ी को कोई नहीं। अरे बोलना यार, Yes, ये ले गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले गया, तो सोच इस O पे क्या होगा माइनस, और इस कार्बन पे क्या होगा प्लस, ये सोचना है तुम्हें। अब मैं इसके लिए एक स्टेप और एक्स्ट्रा नहीं करता, ठीक है। अब क्या सोचना है, एक बार बैक कर देती, ठीक है। ये सोचना है कि ये O पे माइनस है और ये कार्बन पे पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब ये O पे अगर माइनस है तो देख, एक तो ये अल्फा हो गया, फिर अगर तूने लीविंग ग्रुप मान लिया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा 1 हो गया, और ये बीटा 2 हो गया। अब एक बात बता, बीटा 1 और बीटा 2 में से कहां से ये हाइड्रोजन जल्दी निकालना पसंद करेगा और क्यों, बीटा 2 से क्यों जल्दी निकालना पसंद करेगा, राइट, बीटा 2 पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है, देख ले भाई कोई बात ही नहीं है, बीटा 2 पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ये ले जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले जाएगा, तो ये इधर दे जाएगा, ये इधर दे जाएगा, तो सी का ये इधर आएगा, क्योंकि ये इधर जा रहा था। अब O पे था माइनस, O के माइनस ने H को पकड़ लिया। पहले तो मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, और प्रोडक्ट ये कौन से वाला है, हॉफमैन वाला है कि सेटजेफ वाला है, तो मुझे समझ में आती है हॉफमैन वाला है। रीजन क्या हॉफमैन बनने का, स्टीयरिक हिंड्रेंस, राइट राइट, स्टीयरिक हिंड्रेंस। साइड प्रोडक्ट बना लेते हैं, देख R तो एज इट इज है, सी पे O पे जो माइनस था, ये O का माइनस जो था, ये H को पकड़ लाया था, तो ये OH बन गया था कि नहीं, या इसको उसकी साइड ही बना देता हूँ कंफ्यूज ना हो जाए, ये OH बन जाएगा, और ये जो टूटा था ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो एसिड बन जाएगा और ये बन जाएगा। हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है इसमें, एक और बात याद रखो, पीआई एलिमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, हॉफमैन। इसके सभी केसेस में हॉफमैन हॉफमैन बनेगा, अगर अगर दो बन रहे हैं तो स्टीयरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट लग के हॉफमैन मेजर होगा। ऊपर वाले जो हमने कंसेप्ट किया उसमें तो बन ही एक रहा था, तो उसमें तो हॉफमैन क्या हो, क्या कहानी, ठीक है ना। ईआई क्लियर हो गया, तो आज की क्लास में E1 सी भी किया है, ईआई किया है, और क्या किया है, जीवन E1 किया है, ठीक है, E1 किया, राइट। और एक और कंसेप्ट कर लेते हैं छोटा सा बस, ठीक है ना, फिर अपना क्लास को पैकअप कर देंगे। एक छोटी सी बात और आज जाते जाते, क्वेश्चन दिया हुआ है वाई substitution reactions are easier in
वाई सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आर इजियर इन, या फिर वाई सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, इजियर गलत लिखवा दिया था, वाई सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल इन हेलोअरीन्स। ठीक है, वाई सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल इन हेलोअरीन्स, ये कहानी ठीक है। अब सुन मेरी बात, सुन ध्यान से देख। क्वेश्चन कहता है नॉट पॉसिबल का मतलब ना डिफिकल्ट भी आ सकता है, मतलब सीबीएसई में नॉट पॉसिबल आता है, बट वी कैन ऑल्सो राइट डिफिकल्ट। हेलोअरीन क्या होते हैं? हेलोजन बेंजीन पे हेलोअरीन, एरोमेटिक सिस्टम पे हेलोजन हेलोअरीन, और एरोमेटिक हमने बेंजीन ही देखा है अभी तक। गॉट इट? अब आपको याद होगा कि सीएल पे लोन पेयर होते हैं, और आपको ये भी याद होगा अगर किसी स्पीशी पे लोन पेयर होते हैं तो जिस कार्बन से वो कनेक्टेड है उसके बीच में कौन सा करेक्टर डेवलप हो रहा है? डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो रहा है। ये फंडा क्लियर है कि नहीं? तो अगर मेरे को सब्सटीट्यूशन करानी है न्यूक्लियोफिलिक, वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन डालो? सब्सटीट्यूशन नहीं डालते, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन डालते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है तो वो इस कार्बन पे करेगा और क्लोरीन को भगाएगा, यस और नो? अरे बोल यार। अब ये कार्बन और ये क्लोरीन में जो सिंगल बॉन्ड लग रहा था वो सिंगल बॉन्ड है नहीं, किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस देयर विल बी डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। ये फंडा क्लियर हो रहा है? देयर विल बी डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। गॉट इट? therefore this bond is difficult to break and hence substitution reactions are difficult in हेलोअरीन। मतलब अब क्वेश्चन जो रिपीट करना है वो खुद से करना है आगे। अगर एक नंबर में आएगा तो आंसर इतना बहुत है। फॉर सपोज यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया, अब क्या करोगे? हाँ रीजनिंग में आता होता है ये तो, क्वेश्चन आ ही जाता है रीजनिंग में। ठीक है, 1 नंबर में आ गया ये रीजनिंग में, रीजनिंग 1 ही नंबर की आती है तो फिर यही करना है। फॉर सपोज अगर 2 नंबर में आ जाए तो क्या करना है? देखो 2 नंबर में आया तो इसमें स्ट्रक्चर नहीं हुआ था। तो 2 पॉइंट और हैं इसमें छोटे छोटे से। देखो फॉर सपोज न्यूक्लियोफाइल ने आना है तो न्यूक्लियोफाइल विल बी रिपेल्ड बाय, न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन मिलेगा बाय द हेलोजन ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इस पे ऑलरेडी 3 लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो वैसे भी लोन पेयर की वजह से बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच थी, तो इलेक्ट्रॉन रिच पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा भाई? जाके वो तो रिपल्शन फील करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा। राइट, ये पॉइंट ठीक है। आगे हैंड्स ऑन करके ऊपर से रिपीट। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट हो रहा है। अगर फॉर सपोज तेरे को SN1 करवानी है, सब्सटीट्यूशन कैसी करवानी है? तो पहले SN1 करवाने के लिए ये क्या बनाएगा? पहले इसको कार्बोकटायन बनाएगा, और ये मैं बता चुका हूं कि ये फिनाइल कटायन, ये क्या है? वेरी वेरी अनस्टेबल है, वेरी अनस्टेबल। तो ये तो बनेगा नहीं। अगर ये बनेगा नहीं तो SN1 होगी नहीं, तो SN1 भी नहीं देता। तो पहला पॉइंट जो है वो सबसे बेहतर है रेजोनेंस का, कि डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है जिस वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है और आपकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का फेवरेट है, आपके स्कूल में डेफिनेटली 1 नंबर का आएगा ही आएगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। आज एक बार इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।